नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश सर आपके अपने चैनल सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इसके पहले जो प्रैक्टिस किया था उसमें आपको हम बताए थे कि जो मास्टर वीडियो होगी वो सुबह में हम डालेंगे ज्योग्राफी की और शाम को प्रैक्टिस की वीडियो पड़ेगी। तो ये हमारी दूसरी प्रैक्टिस होगी जो कि भूगोल से होगी, इंडियन ज्योग्राफी से। और यहाँ 13 क्वेश्चन लिखे गए हैं, इंडियन ज्योग्राफी के 13 क्वेश्चन लिखे गए हैं और प्रयास आप करिएगा कि 13 क्वेश्चन में से कम 11 क्वेश्चन जरूर सही करिएगा। 11 क्वेश्चन जरूर सही करिएगा, तब ये मानेंगे हम कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। प्रयास तो 13 में 13 करने का प्रयास करिएगा, लेकिन न्यूनतम स्कोर आपका 11 होना चाहिए। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। यह प्रश्न है। ऑप्शन है ए राजस्थान, बी बिहार, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। ये ऑप्शन है। आप इसमें जो है अपना आंसर चुन लीजिएगा। इस प्रश्न को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा आप जानते हैं, भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी। ये भारतीय मानक समय रेखा है। और हमने आपको जब इंडियन ज्योग्राफी हम शुरुआत किए थे तो उस समय हम बताए थे कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हमने बताया था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ राजस्थान से तो नहीं, बिहार से तो नहीं गुजरती, झारखंड से जी नहीं, मध्य प्रदेश से जी। बिल्कुल ये आंसर आपका होगा डी, मध्य प्रदेश से भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। अगला है क्वेश्चन 2। बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा और इसका उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि नवंबर 2000 में देश में गठित 3 राज्यों का गठन की तिथि का समूह कौन है। नवंबर 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 राज्य थे। तो तीनों का गठन हुआ था कब? 2000 में। तो यहाँ तिथि लिखी गई है, यहाँ पर तिथि लिखी गई है। आपको बताना है कि कौन सी तिथि जो है इन राज्यों के गठन से मैच करती है। तो ये ऑप्शन है उत्तराखंड 1 नवंबर, झारखंड 9 नवंबर, छत्तीसगढ़ 10 नवंबर। बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर को, उत्तराखंड का गठन 15 नवंबर, झारखंड का गठन 20 नवंबर। सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर, झारखंड का गठन 15 नवंबर। और डी ऑप्शन है उत्तराखंड का गठन 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ का गठन 9 नवंबर, झारखंड का गठन 15 नवंबर। ये 4 ऑप्शन है। आप अपना आंसर सोच लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसको, इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही समझदारी से, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही बारीक विकल्प दिए हैं, बहुत ही बारीक मिलता जुलता विकल्प दिए हैं। बहुत ध्यान से ही प्रश्न को आंसर दीजिएगा। तो हम सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं 2000 को 3 राज्यों का गठन किया गया था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का। तो यहां देखिएगा, और गठन कब किया गया? तो एक गठन किया गया 1 नवंबर को, एक 9 नवंबर को, एक 15 नवंबर को। तो यहां देखिएगा उत्तराखंड, यहां उत्तराखंड का गठन 1 नवंबर को किया गया, झारखंड का गठन नहीं, उत्तराखंड का गठन 1 नवंबर को नहीं किया गया। उत्तराखंड का गठन कब किया गया? इसका किया गया गठन 9 नवंबर को। इसकी ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को ठीक है, उत्तराखंड 15 नवंबर गलत। उत्तराखंड का गठन कब किया गया? 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2000 को। सी ऑप्शन देखते हैं, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। जी बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड का गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड का गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 को। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ जो है किससे अलग होकर बना? तो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर एक नया राज्य बना। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, झारखंड बिहार से, झारखंड बिहार से अलग होकर 2000 नवंबर 2000 को
ए राज्य बने, जिसमें छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। एक हमने आपको ट्रिक भी बताई थी जब इस राज्यों के गठन के बारे में पढ़ा रहे थे। ये ट्रिक बताए थे कि छत से उतर, झाड़ पर चढ़। तो छ से हो गया छत्तीसगढ़, ऊ से हो गया उत्तराखंड, झा से हो गया झारखंड, और तीनों राज्यों का गठन कब हुआ था? तो 2000 को। और तिथि क्या थी? 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है? सी। चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। तो दिया क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? यहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 राज्य को क्रम दिए गए हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक क्रम सही है। यहां पर राज्यों का क्रम इस तरह दिया गया है, सबसे बड़े राज्य के बाद उससे छोटा राज्य, फिर उससे छोटा राज्य, फिर उससे छोटा राज्य। मतलब बड़े राज्य से शुरुआत हुई है छोटे की तरफ। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। बी ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये 4 ऑप्शन है। आप इसका आंसर सोच के दीजिएगा। तो हम सॉल्व करते हैं अब। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर 4 राज्यों का सही क्रम देखा जाए भारत में, तो सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश है। तो ये ऑप्शन किसमें दिख रहा है? सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बिहार आ गया, गलत। फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन आपका सही है और ये तीनों गलत है। एक क्रम है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन कौन है? बी सही होगा। क्वेश्चन 4 है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहां तक विस्तारित है? भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र अर्थात ये जो समुद्र हमने बताया था, जिस तरह स्थल पे सीमा का निर्धारण हुआ है, उसी प्रकार जो जल में भी जो है सीमा का निर्धारण किया गया है। एक कानून को हमने बताया था 1982 का अनक्लॉस कानून। तो हमने इसमें बताया था कि 3 जो है जलीय सीमाएं निर्धारित की गई है भारत की, जिसमें एक सीमा है प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरी है संलग्न क्षेत्र, एक सीमा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। या तो ये आपको बताना है कि इनमें से जो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वो कहां से कहां तक विस्तृत है, उसकी कुल दूरी कितनी है। तो पहला ऑप्शन है 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर में, बी है 200 समुद्री मील, सी है 24 समुद्री मील, डी है 12 समुद्री मील। आप इसका आंसर सोच के दीजिएगा। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर नहीं, 200 समुद्री मील जी बिल्कुल। जो भारत की अनन्य आर्थिक जो क्षेत्र है, इसकी कुल दूरी है 200 नॉटिकल मील या 200 समुद्री मील, जो कि फैला है यहां से भारत के आधार से, यहां जो आधार रेखा है यहां से 200 समुद्री मील पर फैला हुआ है आपका जो कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। हमने आपको बताया था कि जैसे ये भारत है, तो भारत के दक्षिण भारत के जो अरब सागर है, अरब सागर हो या बंगाल खाड़ी, इस सागर में 3 जलीय सीमाओं का निर्धारण किया गया है, जिसमें 0 से 12 नॉटिकल मील तक जो सीमा थी उसे बोला हमने प्रादेशिक समुद्री सीमा। 12 से 24 नॉटिकल मील तक जो सीमा थी, इसको हमने बताया कि इस संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल बोलते हैं। और 24 से 200 नॉटिकल मील की जो दूरी थी सीमा निर्धारण, उसे हमने बताया था अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 200 नॉटिकल मील। क्वेश्चन 5 है निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? अर्थात ये भारत है, यहां श्रीलंका है। तो आपको बताना है यहां पर कौन सा द्वीप है। यहां एक खाड़ी है भारत और श्रीलंका के बीच, जिसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, जिसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। इसी मन्नार की खाड़ी में एक द्वीप है जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो यहां ऑप्शन दिया गया है बैरन द्वीप, बी एलिफेंटा,
सी लक्षद्वीप, डी पंबन द्वीप। ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो कौन है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप तो नहीं है। बैरन द्वीप क्या है? यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहां है? तो अंडमान निकोबार, अंडमान, उत्तरी अंडमान द्वीप है, अंडमान के पश्चिम में एक द्वीप है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि भारत एवं दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। एलिफेंटा, ये तो ऑप्शन होगा नहीं सकता। एलिफेंटा, एलिफेंटा क्या है? यह मुंबई जो गेटवे ऑफ इंडिया है उससे 10 किलोमीटर जब आप पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ एक द्वीप है जिसे बोलते हैं एलिफेंटा, जिसे बोलते हैं एलिफेंटा। यह कहाँ है? अरब सागर में। ये भी ऑप्शन नहीं है। सी है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तो है ही नहीं, जो है लक्षद्वीप तो अरब सागर में पड़ता है। डी ऑप्शन बचता है पंबन द्वीप, और यही है आपका आंसर। डी बचता है पंबन द्वीप, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित तमिलनाडु, यहाँ तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य एक खाड़ी जिसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, जिसे बोलते हैं मन्नार खाड़ी, उसी मन्नार की खाड़ी में एक द्वीप है जिसे कहा जाता है पंबन द्वीप, और इसी पंबन द्वीप पर स्थित है आपका रामेश्वरम। रामेश्वरम इसी पंबन द्वीप पर स्थित है। तो ये ऑप्शन हो गया आपका डी। छठा आंसर है, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल से सीमा बनाता है? निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल से सीमा बनाता है? कहने का मतलब यहाँ 3 राज्य ऐसे दिए गए हैं जो नेपाल से सीमा नहीं बनाते, एक राज्य ऐसा है जो नेपाल से सीमा बनाता है। ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी मणिपुर। आप सोचकर अपना आंसर दीजिएगा। तो मध्य प्रदेश तो हो नहीं सकता, मध्य प्रदेश तो हो नहीं सकता, हिमाचल प्रदेश ये भी नहीं है, सी पश्चिम बंगाल, सी पश्चिम बंगाल यह जो है नेपाल से सीमा बनाता है। आपको लगता है कि नेपाल से पश्चिम बंगाल सीमा नहीं बनाता, लेकिन पश्चिम बंगाल एक सकरी पट्टी के रूप में चला गया है उत्तर की तरफ, और यह भूटान से भी सीमा बनाता है और नेपाल से भी सीमा बनाता है। तो ऑप्शन कौन होगा? पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7, प्रश्न नंबर 7 पूछा है डक्कन पास। डक्कन पास जो किन द्वीपों के मध्य है? एक पास है जो 2 द्वीपों के मध्य है, और हमने आपको पढ़ाया है ये जो है अंडमान निकोबार के बीच बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। उन्हीं द्वीपों में 1-2 द्वीप ऐसे हैं जिनके बीच एक पास है जिसे बोलते हैं डक्कन पास। तो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ए बैरन द्वीप और मध्य अंडमान के बीच, बी ऑप्शन है दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच, सी ऑप्शन है उत्तरी अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान के बीच, डी ऑप्शन है दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच। ये 4 ऑप्शन है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और अपना आंसर मन में अपने सोचिएगा, इसके बाद हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। डक्कन पास किन द्वीपों के मध्य है? तो बैरन द्वीप और अंडमान के बीच, बिल्कुल नहीं है। दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच, बिल्कुल नहीं है। उत्तरी अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान के बीच, जी नहीं। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच, जी बिल्कुल, यही आपका सही आंसर है। जो डक्कन पास चैनल है वो किसके बीच है? तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच। हमने जब आपको अंडमान पढ़ा रहा था, अंडमान निकोबार, तो हमने अंडमान के अंतर्गत आपको 4 द्वीप बताए थे। ये सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान था, बीच में मध्य अंडमान, दक्षिण में दक्षिणी अंडमान था, और सबसे लास्ट में एक अंडमान था जिसे बोलते हैं लघु अंडमान। इसी दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है डक्कन पास। डक्कन पास इसी के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, भारत का अंशांशी विस्तार क्या है? भारत का अंशांशी विस्तार क्या है? जल्दबाजी मत करिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से इस ऑप्शन को पढ़िएगा, इस ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। तो पहला है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 27 डिग्री 10 मिनट उत्तरी, बी ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी, सी ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका अंशांशी विस्तार आपको बताना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने बताया था, और ये हम पूछे आपसे, ये भी नोट करेगा, ये मुख्य भूमिका हम आपसे अंशांशी विस्तार पूछे हैं, द्वीपों सहित नहीं पूछे हैं। द्वीपों सहित कहेंगे तो ये विस्तार थोड़ा सा और नीचे चला जाता है।
हम यहाँ मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछे हैं। तो अगर इस प्रश्न को सॉल्व करें तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये भारत है, ये भारत है, यह भारत है। आपको बताना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार मतलब यहां से लेकर यहां तक भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ऑप्शन में दिया गया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 27 डिग्री 10 मिनट उत्तरी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार इस कन्याकुमारी जो कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यहां से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी के बीच। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी के मध्य है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। और ये ऑप्शन आपको कहां दिखाई दे रहा है? तो ये ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट से 27 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, ये हो नहीं सकता। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट, ये दक्षिणी दे दिया, दक्षिणी नहीं। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो भी क्षेत्र आएगा हमने बताया था वो उत्तरी गोलार्ध का होगा, तो यहां दे दिया है दक्षिणी, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। सी ऑप्शन 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, और यही सी ऑप्शन आपका सही है, यही सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। कहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? यहां ऑप्शन दिया है पुलिकट, सांभर, बुलर, चोलामू झील, ये 4 झील है। आपको बताना है निम्न में से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है। अब आप आंसर अपना सोच लिए होंगे, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पुलिकट झील, जी नहीं। पुलिकट झील क्या है? यह एक प्रकार की लैगून झील है और यह कर्नाटक और केरल की सीमा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह एक लैगून झील है, ठीक है। यह भी एक खारे पानी की झील है, लेकिन यह एक प्रकार की कैसी झील है? लैगून झील है। ये सांभर झील जो है यह एक प्रकार की अंतःस्थलीय झील है, मतलब यह स्थल के क्या है? भीतर है। यही सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर प्रश्न इस तरह पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन है, तब आपका आंसर होगा चिल्का झील, तब आपका आंसर होगा चिल्का झील। लेकिन ये पूछा है सिर्फ भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आंसर होगा आपका सांभर झील जो कि राजस्थान राज्य में है। सी है बुलर झील, बुलर झील तो है नहीं, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है झीलों वाले चैप्टर में। डी है चोलामू झील जो कि सिक्किम राज्य में है, यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर का देखते हैं प्रश्न। क्या प्रश्न है? निम्न में से किस झील को कंकाल झील कहा जाता है? कंकाल या रहस्यमयी भी झील कहा जाता है, कंकाल या रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो ऑप्शन है डल झील, बुलर झील, सी चिल्का झील, डी रूपकुंड झील। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी कंकाल झील या रहस्यमयी झील है। तो आप अपना आंसर सोच लिए होंगे, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ए है ऑप्शन डल झील, डल झील तो नहीं है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, और यह एक कंकाल झील नहीं है। बुलर झील ये भी नहीं है। चिल्का झील यह भी नहीं है। चिल्का झील जानते हैं यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उड़ीसा राज्य में। रूपकुंड झील जी बिल्कुल यही एक रहस्यमयी झील है जिसे कंकाल झील भी कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। इसे रहस्यमयी या कंकाल झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस झील में जिस प्रकार किसी तालाब में जीवधारी और कुछ मछलियां तैरती हैं, उसी प्रकार उसके विपरीत इस झील में मानव कंकाल तैरते हैं। लगभग 800 से 900 मानवों के कंकाल तंत्र जो है हड्डियां इस झील में तैरते रहते हैं, रूपकुंड झील में। और बताया जाता है कि आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व कुछ व्यक्ति थे जो कि मानसरोवर यात्रा के लिए उत्तराखंड से जा रहे थे, और अचानक बीच में कोई बर्फीला तूफान
या तो ओलावृष्टि कुछ ऐसा घटना हो गया जिसके कारण सभी व्यक्ति इस रूपकुंड झील के पास ही मारे गए और जिनके कंकाल जो है इस रूपकुंड झील में तैरते रहते हैं। और उत्तराखंड सरकार ने इसे रहस्यमयी झील का दर्जा दिया है ताकि यहाँ पर इस नाम से लोग पर्यटक के लिए जो है घूमने जाए। यह रूपकुंड झील क्या है? एक कंकाल झील है। क्यों? क्योंकि ये कंकालों इसमें जो झील में कंकाल तैरते रहते हैं। अगला है 11वां प्रश्न, कोलेरू झील किन नदियों के डेल्टा के मध्य स्थित है? कोलेरू झील किन नदियों के डेल्टा के मध्य स्थित है? तो कोलेरू झील जो है ऑप्शन ए है कावेरी और कृष्णा, बी ऑप्शन है गोदावरी और कृष्णा, सी ऑप्शन है महानदी और दामोदर, डी ऑप्शन है गंगा और यमुना। आपको बताना है निम्न में से किस नदियों के डेल्टा के मध्य स्थित है कोलेरू झील। तो हम सॉल्व करते हैं। तो कावेरी और कृष्णा नदी के बीच, जी नहीं। गोदावरी और कृष्णा के बीच, जी बिल्कुल। यह आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के मध्य एक लैगून झील है। यह भी एक प्रकार कैसी झील है? लैगून झील है। और किनके डेल्टा के बीच? तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है कोलेरू झील। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा, गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य स्थित है। ये हो गया 11 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा समझकर इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बारे में सही नहीं है? इसको नोट करिएगा, सही नहीं है मतलब तीन इसमें जो विकल्प दिए गए हैं 3 सही है, एक विकल्प इसके बारे में गलत है। ए ऑप्शन है यह भारत के लिए मानक समय देशांतर रेखा है, बी है इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, सी ऑप्शन है यह रेखा इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है, डी ऑप्शन है यह भारत को 2 भागों में बांटती है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है। और यह क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस में, यह क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था। तो बताइएगा। तो आप अपना आंसर जो है चुन लीजिए, इसके बाद हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ए ऑप्शन है यह भारत के लिए मानक समय देशांतर रेखा है, जी बिल्कुल सही। हमने बताया कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है और इसी को जो मानक समय रेखा मानकर यहां पर जो समय होता है वह समय पूरे भारत का होता है। और दूसरा है इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, जी बिल्कुल आगे है। हमने आपको बताया था कि जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है यह ग्रीनविच लंदन से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, जिसे जो कि ग्रीनविच एक प्रयोगशाला लंदन में वहां से होकर गुजरती है। तो पूछा है कि यह बताया है कि ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, तो यह भी ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। भारतीय मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री। आप जानते हैं कि पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। तो एक देशांतर दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय। तो यहां भारत से कितनी देशांतर रेखाएं पहुंच चुकी है? 82.5। तो अगर हम देखें 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर, तो 82 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो निकल आएगा 82 देशांतरों का समय। तो 4 गुना के 8, 4 बटे 32। और अभी बचा है 82.5 में आधा डिग्री। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में 2 मिनट। तो 328 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 330। और जब इसको घंटे में बदलेंगे तो यह निकल आएगा 5.5 घंटा। कितना निकल आएगा? 5.5 घंटा। अर्थात भारतीय मानक समय रेखा यहाँ जो ग्रीनविच है लंदन के ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटा। कितना आगे है? 5.5 घंटा। तो ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। ये भी सही है, ये भी सही। सी कहा है यह रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ये भी सही है। जो भारतीय मानक समय रेखा है जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो जो इलाहाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो ये भी आंसर क्या है? सही है। डी ऑप्शन दिया है कि यह भारत को 2 भागों में बांटती है। यह भारत को 2 भागों में बांटती है।
ए ऑप्शन क्या है, गलत है। यह भारत को दो भागों में नहीं बांटती, क्योंकि यह जो है यहीं से निकलती है, सिर्फ जो है 5 राज्यों से होकर निकल जाती है, बीच से नहीं, न इधर से, ये क्या करती है, यहीं से निकल जाती है। तो ए ऑप्शन क्या है आपका, गलत है ऑप्शन। अगला 13वां प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? ऑप्शन है बस्तर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर, डी कच्छ। आपको बताना है इन चारों जिलों में से कौन एक जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। आप आंसर अपना मन में रखिएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बस्तर जिला, जी नहीं। जैसलमेर, जी नहीं। जोधपुर, जी नहीं। कच्छ, बिल्कुल सही। गुजरात का एक जिला है कच्छ, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो ये हो गया दोस्तों कुल 13 क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके 13 में से कितना सही हुआ, 13 में से कितना सही हुआ। हमने आपको बताया था कि अगर आप 13 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन किए, एक प्रकार से ये सामान्य है, एक तरह से आपका अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर आपका 5, 7, 8 आ रहा है तो अभी आपको मेहनत करने की जरूरत है। जो भी हम आपको कंटेंट दे रहे हैं आप उस पर और मेहनत करिएगा। तो कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका 13 प्रश्न में से कुल कितने प्रश्न सही हुए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, जो होगा हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट। तो तब तक के लिए धन्यवाद।